नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 1500 क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लिया है, जो कि ऑनलाइनर फॉर्मेट में हमने खत्म किए हैं। आज हम फिर से 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन खत्म होने के बाद एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम लोग फिर से अपनी एक और सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो उत्तराखंड पुलिस दरोगा और उत्तराखंड खनिज सहायक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिवीजन का एक अच्छा माध्यम देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सेशन का 1501वां क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था। दोस्तों, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो कुमाऊं की तरफ से भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो हर्षदेव औली के रूप में जाने जाते हैं। हर्षदेव औली को काली कुमाऊं के शेर के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, प्रयागदत्त पंत को उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। ये जो प्रयागदत्त पंत हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निवास करते हैं। फिर देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक जो पुस्तक है, ये इंद्र सिंह नयाल जी के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो हमारे कौन थे। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में या फिर प्रथम व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे मोहन सिंह मेहता को उत्तराखंड से प्रथम जेल जाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखंड के एकमात्र सदस्य थे। तो दोस्तों, जो चंद्रशेखर आज़ाद का हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक जो संघ था, उसमें उत्तराखंड के जो एकमात्र व्यक्ति थे वो आपके भवानी सिंह रावत थे। आप लोगों ने देखा हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद 1930 में दुगड्डा की जंगलों में ये आपके पिस्टल ट्रेनिंग भी सीखते हैं यहाँ पे आके। तो उस जो हमारे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का, उसमें जो भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे, एकमात्र जो उत्तराखंड के सदस्य थे, तो भवानी सिंह रावत के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई थी। तो दोस्तों, दुगड्डा में जो शहीद मेले की शुरुआत है, ये भवानी सिंह रावत के द्वारा की गई थी। किसने अपने नाम से जातिसूचक शब्द को हटा दिया था। तो जातिसूचक शब्द को हटाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भक्त दर्शन के रूप में हमारे जाने जाते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आज का जो सेशन है वो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सुमन स्मृति ग्रंथ वरिष्ठ मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ किसकी रचना है। तो दोस्तों, ये जो वरिष्ठ मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ कहें या फिर सुमन स्मृति ग्रंथ कहें, ये डॉक्टर भक्त दर्शन जी की ही देखने को मिलती हैं। उसके बाद देखिएगा, 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, देहरादून में जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना है, ये श्रीदेव सुमन के द्वारा की जाती है। अगर आप लोगों से गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, श्रीदेव सुमन के द्वारा पूछा जाएगा, तो आप लोग 1938 में करेंगे। इसको हिमालय सेवा संघ के रूप में भी जाना जाता था। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, टिहरी आंसर नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका गणदेश सेवा संघ है, इसकी स्थापना आपकी दिल्ली में की जाती है 1938 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, यह कथन किसका है। तो दोस्तों, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, यह कथन हमारा श्रीदेव सुमन जी का देखने को मिलता है। ये भी आपका टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित ही हमारा नारा देखने को मिलता है, कथन देखने को मिलता है, जो कि श्रीदेव सुमन जी का काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर इनकी अन्य कथनों की अगर बात करें, तो यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने से के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है, तो हम गंगा को काट देंगे, ये कथन भी आपका श्रीदेव सुमन जी का ही देखने को मिलता है। उत्तराखंड के लिए यूपी सरकार में अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया गया। अच्छा दोस्तों, यूपी सरकार में उत्तराखंड या फिर पर्वतीय विकास मंत्रालय का जो गठन है वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, तो उसमें इनसे रिलेटेड आगे और भी हमारे पॉइंट आएंगे। तो इसमें जिन्हें जैसे गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है, धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र के नाम में भी हमें हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जानते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था। तो दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जो कि 1979 में इस पार्टी का गठन इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इंडियन नाइज होम करके। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा चुका है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा इंडियन नाइज होम नामक पुस्तक भी लिखी जाती है। गढ़वाल का चंदन के रूप में हम इसको जानते हैं, धरतीपुत्र और हिमपुत्र के रूप में भी हम इनको जानते हैं। फिर देखिएगा, टिहरी के नरेशों की पारंपरिक उपाधि है। तो दोस्तों, जो आपके टिहरी के नरेश थे, उनकी जो पारंपरिक उपाधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलंदा बद्रीश नामक जो उपाधि थी वो टिहरी नरेशों की पारंपरिक उपाधि के रूप में जानी जाती है।
विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है? तो दोस्तों ब्यूल्टी गांव नैनीताल में नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म स्थल है, जो कि आपका एक विकास पुरुष के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है करके क्वेश्चन इससे पहले बन चुका है, तो नारायण दत्त तिवारी आप लोग आंसर करेंगे। दोस्तों एनडी तिवारी हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इनका कार्यकाल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2002 में जो पहला कार्यकाल आपका निर्वाचित विधानसभा का हमारा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे व्यक्ति प्रतिनिधित्व तो हुए थे, तो वो आपके जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं वो नारायण दत्त तिवारी के रूप में जाने जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? तो दोस्तों 3 बार ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद में आसीन हुए। उसका उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो भी इन्हीं को दर्जा मिला हुआ है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी पंत का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों गुमानी पंत का मूल नाम लोकरत्न पंत या फिर आपका लोकनाथ या लोकरत्न पंत के रूप में इनको जाना जाता है। कुमाऊं के उधम सिंह नगर जिले के ये निवासी देखने को मिलते हैं। किसे गढ़वाली में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों बिशंबर दत्त चंदेला को गढ़वाली हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है। आज के जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं लगभग एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे भी गए हैं सर, लगभग सारे ही क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, राज्य में किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारामिहिर की उपाधि दी थी? तो मुकुंदराम बड़थवाल, इससे पहले वाले एग्जामों में ये आ चुका है। गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य है? तो दोस्तों प्रेम पथिक के रूप में जाना जाता है गढ़वाली का जो सर्वोत्कृष्ट गीत काव्य है। अच्छा, अगर बात करेंगे इस प्रेम पथिक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों तोताकृष्ण गैरोला के द्वारा इसकी रचना की जाती है। 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशित पत्र कर्मभूमि के संपादक कौन थे? तो दोस्तों भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन कर्मभूमि के संपादक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बाद में भैरवदत्त धूलिया के द्वारा ही इसको संपादित किया जाता है। इलाचंद जोशी किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? तो दोस्तों इलाचंद जोशी जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछा जा चुका है। साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक कौन सा है? तो दोस्तों कोहिनूर का लुटेरा इससे पहले पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन के रूप में इसको जाना जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत जी का ये ख्याति प्राप्त यानी कि बहुत प्रसिद्ध हमारा नाटक देखने को मिलता है, जिसको हम कोहिनूर के लुटेरे के रूप में जानते हैं। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो आपका 25 मई 1900 को होता है। कौशानी बागेश्वर नामक जगह पे इनका जन्म देखने को मिलता है। दोस्तों हम इनको छायावाद के कवि के रूप में भी जानते हैं। अगर इनके उपनामों की अगर बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो बचपन का नाम था, इनको गोसाई या फिर गुसैं के रूप में, इसको गुसैं होगा, गुसैं के रूप में इनको या फिर सैं के रूप में इनको जानते थे। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था? तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी के ही सुझाव पर किया गया था। अच्छा, कब किया गया इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे? तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हमारे छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? तो दोस्तों इनको पद्म भूषण जो है वो आपका 1961 में मिलता है, लेकिन इनको 1960 में काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों पहला जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में दिया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें इनसे इंपॉर्टेंट हैं और सभी चीज़ें लगभग एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करिएगा। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी 1933 में आप लोगों ने देखा होगा, ये हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की जो उपाधि है उसको पाने वाले व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड में हिंदी अकादमी की स्थापना पीताम्बर दत्त बड़थवाल के रूप में कब से जारी करी गई है, या फिर उसके आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का नाम कब से जोड़ा गया? तो 2011 आप लोग आंसर करेंगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, उसका नाम है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, इसका इंग्लिश में नाम देखने को मिलता है, और हिंदी काव्य में इसको निर्गुणवाद के रूप में हम लोग जानते हैं। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, मोहन गाता जाएगा आत्मकथा रचनाएं किसकी हैं? तो दोस्तों ये विद्यासागर नौटियाल जी की देखने को मिलती हैं। इनको पहाड़ का प्रेमचंद्र के रूप में भी जाना जाता है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय किसकी रचना है? तो आर्यों का जो आदि निवास मध्य हिमालय है ये आपकी भजन सिंह की एक रचना देखने को मिलती है, इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिलांश नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो हिलांश नामक जो प्रसिद्ध कविता है ये भगवती चरण निर्मोही जी की देखने को मिलती है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों डबराल जी की जो जन्मस्थली है पौड़ी गढ़वाल के जो गहरी खाल गांव है, वहाँ पर प्रसाद जी की
जन्मस्थली देखने को मिलती है। अगर इसकी कर्मस्थली की बात करेंगे तो दोस्तों डबराल जी की जो कर्मस्थली है वो डुगोड्डा में देखने को मिलती है। भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले ये व्यक्ति थे। इससे पहले भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले व्यक्ति थे करके क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में शिव प्रसाद डबराल की जो किस विषय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की थी या प्राप्त की थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग भूगोल विषय जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिव प्रसाद डबराल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, यह इससे पहले पूछा जा चुका है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन इससे पहले पूछा जा चुका है, और उत्तराखंड में अभिलेख व मुद्राएं इससे पहले पूछी जा चुकी हैं। जो ये तीनों ही पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं जो शिव प्रसाद डबराल जी की ही देखने को मिलती हैं। शिव प्रसाद डबराल को चारण क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको चारण के रूप में जाना जाता है। इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन चुका है। किसे निराला के समान कवि माना जाता है? तो दोस्तों चंद्र कुमार बर्तवाल जी को हमारा निराला के समान या फिर समकक्ष कवि के रूप में जाना जाता है। इससे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अगर इनकी रचना की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों प्रसिद्ध जो रचना है वो हेमंत के रूप में जानी जाती है। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों चंद्र कुमार बर्तवाल जी से, तो काफल पाकु गीत के जो रचनाकार हैं वो भी हमारे चंद्र कुमार बर्तवाल जी ही देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, काफल पाकु गीत के जो आपकी धुन है वो किसने उसको गाया है, ये आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। 1539वां जो क्वेश्चन है हमारा, 1956 में कोटद्वार से सत्यपथ साप्ताहिक का प्रकाशन किया। तो दोस्तों किसने किया था? सत्यपथ जो आपका साप्ताहिक प्रकाशन है ये कोटद्वार से ललिता प्रसाद नैथानी जी के द्वारा किया जाता है। गढ़वाल चित्रकला शैली, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कर्णाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये भी आपके ललिता प्रसाद नैथानी जी के ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, गढ़वाली चित्रकला शैली ये इससे पहले पूछा जा चुका है। हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण व जनजातीय भाषाओं व शोध के लेखन का कार्य किसने किया? तो दोस्तों जो हिमालयी जनजातियां हैं, जैसे भूटिया जनजाति है विशेष, उसमें भूटिया जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। तो भूटिया जनजातियों पर भाषा तथा उनके शोध का जो कार्य है ये प्रोफेसर डी शर्मा जी के द्वारा किया गया है। अच्छा दोस्तों, डी शर्मा जी की एक बहुत अच्छी बुक भी है, ऑथेंटिक बुक के रूप में जानी जाती है, आप लोग उसको भी जरूर पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज द्वारा प्रोफेसर डी शर्मा को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था? तो दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हमारा व्यक्ति इनको घोषित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिकल सेंटर द्वारा, ये आपका 1997 और 98 ईस्वी में किया जाता है। संस्कृत साहित्य के किस विद्वान को बिना पीएचडी की डिग्री के डीएलएड की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों डॉक्टर शशिधर शर्मा को आपके संस्कृत साहित्य के विद्वान के रूप में बिना पीएचडी के ही इनको डीएलएड की जो उपाधि है वो दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। संस्कृत में योगदान के लिए शशिधर शर्मा को किस वर्ष सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया था? तो 1985 में इनको संस्कृत में योगदान के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स का भी पुरस्कार देखने को मिलता है। 1947 में देहरादून से प्रकाशित युगवाणी का संपादन कौन करते हैं? तो दोस्तों गोपेश्वर कोठियाल के द्वारा युगवाणी का संपादन किया जाता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर 1941 भी देखने को मिलता है, तो पहला रेफरेंस आप लोग 1947 को ही देंगे। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों विकल्प पत्रिका जो प्रकाशन है ये शैलेश मटियानी जी करते हैं हमारे। और गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है? तो शिवानंद नौटियाल जी का गढ़वाल का लोक नृत्य जो शोध ग्रंथ है वो देखने को मिलता है। तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है? तो दोस्तों जो तपोभूमि गढ़वाल रचना है ये आपका शिवानंद नौटियाल जी की देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार किसकी रचना है? तो डॉक्टर उमा शंकर सतीश जी की आपकी रचना देखने को मिलती है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार इससे पहले पूछा गया एक क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, अब देखिएगा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नहीं कह रहा है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स 12 खंड में है ये भी। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विश्वकोश आदि किसकी रचनाएं हैं? ये तो आपके डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की देखने को मिलती हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि 12 खंड भी कह रहा है और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स से कह रहा है, तो आप लोग शिव प्रसाद डबराल को आंसर नहीं करेंगे। उन्होंने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा था और उनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ये कह रहा है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स जो पुस्तक है उसको 12 खंडों में लिखी है डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी के द्वारा। तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे इसमें, ये कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं हमने इनको कवर कर लिया है। जल्द ही मिलेंगे फिर से 50 क्वेश्चंस के साथ और हम 1600 क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर कर लेंगे। तो बहुत जल्द इस सीरीज़ को खत्म करने के बाद फिर से एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प देखने को मिलेगी, जिसमें हिंदी के हम लोग डेली एमसीक्यूज़ लाने का प्रयास करेंगे, जीएस की डेली एमसीक्यूज़ लाने का प्रयास करेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज़ को लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।